तबीयत भी ख़राब होगी तो शायद वो ना आ सके। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा सेशन है वो हम ऑब्वियसली बिल्ड करेंगे जो अभी तक पढ़ते आए हैं उसके ऊपर। और हाँ जी, अब आपको आवाज़ आ रही है? SH खान और SQ216। अच्छा जी, तो हम लोगों ने जो हमारा पिछला मॉड्यूल था उसको हमने 3 पार्ट्स में कवर किया था। मैं अभी थोड़ा आगे आके उस पर बात करूंगा और अभी हम उसी के ऊपर बिल्ड करेंगे और क्वेश्चनर बनाने की बेसिकली बात करेंगे। ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल नहीं है, लेकिन इसमें आपकी अटेंशन बहुत ज़रूरी है। यानी जब आप क्वेश्चनर बना रहे होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अटेंशन देनी बहुत ज़रूरी है, वरना आपके क्वेश्चनर का मतलब कुछ और बन जाता है और जो क्वेश्चनर भरने वाला होता है वो फिर एट लिबर्टी होता है कि वो खुद ही इंटरप्रेट करे और खुद ही जवाब दे। तो उससे होता ही है कि आपको मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं, वो जो उन्होंने अपने दिमाग से आपकी बात को इंटरप्रेट किया होता है। तो अल्टीमेटली फिर फ़ायदा कोई नहीं होता है सारी एक्सरसाइज का। आपको रैंडम चीज़ मिलती है और आपको फिर कॉर्नर्स कट करने पड़ते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों ने असाइनमेंट्स में या असाइनमेंट के बाद ईमेल में मुझे कुछ मैसेज भेजे थे जिसका मैं जवाब कलेक्टिवली दे रहा हूँ। सबसे पहले जो लोग मेटा एनालिसिस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं हर असाइनमेंट में जो टाइटल होता है, कभी हाइपोथेसिस, कभी मेजर्स, कभी वगैरह वगैरह, वो हमें एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज़ तो हम कई कई बार तकरीबन हर क्लास में ही डिस्कस करते हैं ना कि आपको एप्लीकेबल नहीं है तो आपको जो एप्लीकेबल है वो करें ना। आप सबसे ऊपर लिखें कि मेरा टॉपिक मेटा एनालिसिस है, हेडिंग से वहीं से शुरू करें और हर दफ़ा जितने भी पेपर आप ऐड करना चाहते हैं और जो भी आपने उसकी समराइजेशन पेपर से की हुई है उसको डेवलप करते जाएं। बस वो ये बात हम शुरू में इसको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर चुके हैं कि आपको ये असाइनमेंट्स का स्ट्रक्चर नहीं होगा, लेकिन इसी तारीख को यानी जब भी ड्यू होगी आप अपना अपडेट करते जाएंगे। तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। मैंने और हमने इस चीज़ को हम पहले डिस्कस करके तो एग्री कर चुके हैं कि आप लोग अपना ही काम करेंगे, लेकिन करेंगे हर हफ्ते कुछ ना कुछ डेवलप करके भेजते जाएंगे। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप उसकी हाइपोथेसिस लिखना शुरू कर देंगे या उसके मेजर्स लिखना शुरू कर देंगे। आप ऑब्वियसली लिटरेचर रिव्यू ही करेंगे, लेकिन हर दफ़ा नया आना चाहिए उसके अंदर। एक एडिक्वेट नंबर ऑफ पेपर्स आने चाहिए और जो भी मेटा एनालिसिस का एक स्ट्रक्चर होता है कि उसमें फिर एक लंबा सा टेबल बनता है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं जिनमें हर पेपर के बारे में बताया जाता है, तो वो हर दफ़ा ऐड होना चाहिए। फिर दूसरी क्यूरी ये आई थी कि कुछ लोग जो स्पेशली डबल के और CS के लोग हैं, एक दो EM के भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको ये अब चीज़ सामने आ रही है कि उनके टॉपिक की नेचर ऐसी है कि ये सब चीज़ें उसमें नहीं हो सकती जो असाइनमेंट्स में चाहिए, तो वो अपना टॉपिक चेंज कर रहे हैं। फिर तो ये भी, इसको भी हमने शुरू में बड़ा क्लियर कर लिया था कि आप जब चाहें अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्चेज ऐसी होती हैं जो जिनका कंक्लूजन ही ये होता है कि मेरा टॉपिक चेंज हो गया, यानी आखिरी दिन आउटकम होती है कि टॉपिक ये नहीं ये। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो समझ आती है कि आपका टॉपिक अप्रोप्रिएट नहीं था उसको चेंज करें, और ये ही बेसिकली तो इम्प्रूवमेंट की निशानी है ना, कि इसी तरह चीज़ें फिर इम्प्रूव होती है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर पाते तो आप उसकी शेप चेंज करते रहते हैं। और ये जब हमने शुरू में रिसर्च टॉपिक चूज़ करने की हम बात कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको कोशिश की थी मैं डिटेल में बताऊं कि टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा दिल ना लगाएं। टॉपिक चेंज होते रहते हैं, स्पेशली जब आपको मेथडोलॉजी से आप गुजरते हैं तो आपको समझ आती है कि टॉपिक तो इसकी तो साइंटिफिक या रिसर्च की नहीं जा सकती, या कम से कम सोशल साइंटिफिक रिसर्च नहीं की जा सकती, तो आप उसको चेंज करते रहते हैं। ये
दो तीन मुझे मेन क्यूरीज आई थी। इसके अलावा अगर किसी की कोई क्यूरी है असाइनमेंट के बारे में, हाँ एक चीज़ और थी कि कुछ लोग एक्सटेंशन कह रहे हैं कि असाइनमेंट लेट होगी उनकी, तो वो मैंने आपको बताया वो अंडरस्टैंडेबल बात है, आजकल हालात भी ऐसे हैं, तो आप बिल्कुल नई टाइम पे भेज सकते हैं, बता दें और कुछ दिनों बाद भेज दें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो मैं ब्लैंकेट एक्सटेंशन नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपको पता है कि फिर वो कोई असाइनमेंट नहीं भेजेगा, और हम जब कोर्स ख़त्म करने का टाइम होगा तो फिर हमें 2-3 हफ्ते और चाहिए होंगे कोर्स को ख़त्म करने के लिए, तो वो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुमकिन नहीं रहता इतनी बड़ी क्लास के लिए। तो आप लोग कोशिश करें असाइनमेंट भेजने की। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ऐसी असाइनमेंट दूं कि आप इसी क्लास के बाद अगर आधा घंटा बैठ जाएं तो आपकी वो असाइनमेंट हो जाए। तो लेकिन अंडरस्टैंडेबली कुछ लोग वो भी नहीं कर सकते होंगे, तो सही बात सही है, अंडरस्टैंडेबल है, आप बता दें आप नहीं कर सकते, थोड़े दिनों बाद कर लें, लेकिन वो ब्लैंकेट एक्सटेंशन नहीं दे सकता मैं, क्योंकि वो फिर कोई भी जमा नहीं कराएगा। और फिर आखिर में कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि हम चेंज करके भेज रहे हैं, तो चेंज करके भेजें, ऑब्वियसली मैं आपको फीडबैक इसीलिए देता हूँ कि आप उसको जब अगली चीज़ आए, यानी अगले हफ्ते जब आप मुझे असाइनमेंट दें, तो वो उसमें आप पिछले वाले को चेंज कर दें, इम्प्रूव करके भेज दें, इसलिए तो मैं आपको फीडबैक देता हूँ। तो ज़रूर करें, लेकिन वो थोड़ा सा मेरी लिमिटेशन ये है कि चूँकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा, माशाल्लाह 55 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 1-to-1, और वो भी ये कि आप जो ही आपको फीडबैक मिले मैं आपको जवाब दे दूं, कोशिश करता हूं, लेकिन मुमकिन नहीं होता, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो जनरली उम्मीद यही रखें कि अगले हफ्ते आपको कलेक्टिव फीडबैक मिलेगी। तो किसी और का कोई सवाल है असाइनमेंट्स के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में तो मुझे बताएं, वरना चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन हमारा जो आज का सेशन है क्वेश्चनर बनाने के बारे में, दोबारा रिट्रीट करना चाहूँगा कि ये कोई बड़ी या मुश्किल टेक्निकली मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें डिलिजेंस बहुत ज़रूरी है, इसमें डिटेल में चीज़ों को देखना और फ्रेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना अल्टीमेटली होता क्या है कि आपने जो इतनी मेहनत की होती है ना क्वेश्चनर तक पहुंचने में, आपने अपना स्पेशली मेंटली क्लैरिफाई किया होता है अपनी चीज़ों को, थ्योरेटिकल डिटेल्स देखी होती हैं, हाइपोथेसिस तक पहुंचे होते हैं, मेजर्स बनाए होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो क्वेश्चनर होता है ये उस सब का एक रिप्रेजेंटेशन होती है, उसका एक ज़हूर होता है, जो कि आपके जो अल्टीमेट कस्टमर है, आपका रिस्पोंडेंट, उसको जाता है। तो ये समझें कि निचोड़ है आपकी सारी उस मेहनत का। तो इस पे अगर आप डिलीजेंस नहीं करेंगे, सोच समझ के इसके वर्ड्स नहीं फ्रेज करेंगे, तो वो जो पिछली सारा आपका काम था वो तो आपने डेस्कटॉप पे अपने लाइब्रेरी में अपने कमरे में बैठ के किया था ना, फील्ड में तो सिर्फ ये 2 सफ़े जाने हैं जो आप बनाएंगे उससे, और ये उसका निचोड़ होगा। तो इनको बहुत थॉटफुली बना होना बहुत ज़रूरी है, डिलीजेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत टेक्निकली कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है, लेकिन सोच समझ के करने वाली चीज़ है। तो ये अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको डालें, हमारा पूरा जो डायग्राम चल रहा है, तो इसमें ये ग्रे कलर के जो 2 बॉक्सेस हैं बड़े बॉक्स के अंदर, ये हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 चीज़ें। पहली है डेवलप सेलेक्ट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है क्वेश्चनर, या क्यों इंस्ट्रूमेंट का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि प्योरली साइंटिफिक रिसर्चेज में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनसे यही चीज़ की जाती है, यानी मशीन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और उसके बाद अगला है प्रूव इंस्ट्रूमेंट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। क्वेश्चनर के सेंस में ये मैथमेटिकल टेस्ट्स होते हैं, और अगर एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट हो तो आपने मेक श्योर करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी चीज़ को काट रहा है या किसी चीज़ में ड्रिल कर रहा है या किसी चीज़ में डिबरिंग कर रहा है, तो वो उतनी साइज की कर रहा हो जितनी आप करना चाहते हैं, तो वो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती है। तो क्वेश्चनर में मैथमेटिकल टेस्ट्स होते हैं जो बताते हैं कि ये रिलायबल और वैलिड है। अच्छा जी, अभी तक हम जो हमारा पिछला मॉड्यूल था जो जिसमें हमने अपने
रिसर्च पेपर को डेवलप करने के मुख्तलिफ स्टेप्स इसी पिछले डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे। पहला था उसमें हमने शुरू किया अपने आइडिया से, उसको क्रिस्टलाइज करने की कोशिश की कि उसमें कीवर्ड्स क्या है, उससे वेरिएबल्स निकालने की कोशिश की, मेजरेबल वेरिएबल्स निकालने की कोशिश की, उनके आपस में रिश्ता देखा, रिलेशनशिप देखा कि वेरिएबल्स का क्या है, और हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने अपने वेरिएबल्स की कॉन्सेप्चुअल और ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिखी। उसमें लिखने का मकसद ये था कि उनको ऑपरेशनलाइज किया जाए या मेजरेबल किया जाए। और फिर पिछली क्लास में हमने सैम्पलिंग देखी। सैम्पलिंग में हमने बेसिक फैसला तो ये करना था कि हमारा सैंपल साइज क्या होगा, और हम उस सैंपल के अंदर क्लस्टरिंग करेंगे कि नहीं, और कौन कौन से एक हमने एनालिसिस ये किया था कि हमें कौन कौन से टेस्ट्स करने होंगे, एक्सपेक्टेड क्या है। वो हमने क्यों किया था? क्योंकि जब हमें पता लगता है कि हम कौन से टेस्ट करेंगे तो वो हमें ये भी बताता है कि सैंपल साइज फिर क्या होगा, क्योंकि कुछ टेस्ट बड़ा सैंपल साइज चाहिए होता है, कुछ को बड़ा सैंपल साइज नहीं चाहिए होता। तो फिर आइडिया ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा रिलेशनशिप है आपके बॉक्सेस एंड एरोज डायग्राम में जिसको सबसे बड़ा सैंपल चाहिए। क्योंकि आपने अपनी कह लें कि कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को नज़र में रखते हुए और एक इंट्यूटिव जितनी अभी आपको समझ आ गई अपने टॉपिक की, उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए फैसला करना होता है कि इस सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल होगा छोटे छोटे सैंपल से। क्यों? नॉर्मली क्यों का जवाब ये होता है कि पॉपुलेशंस आपस में एक जैसी होंगी। अब मैं बिल्कुल दो कौवे बैठे हुए हैं एक तार के ऊपर, तो उन दोनों में फर्क ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए मुझे ज़्यादा बार बार सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगा कि मैं उनके अंदर कोई ढूंढ पाऊँ फ़र्क। लेकिन अगर तार के ऊपर एक कौवा और एक चिड़िया बैठी हुई है तो फिर फ़र्क ढूंढना आसान होगा। उसके लिए आपको बार बार सैम्पलिंग नहीं करनी पड़ेगी, बहुत छोटे सैंपल से ही आपको पता लग जाएगा कि इनमें मेजर फ़र्क क्या है। तो ये आइडिया था सैम्पलिंग के अंदर टेस्ट से इसको रिलेट करने का। तो इस बैकग्राउंड के साथ अभी हम आगे अपना क्वेश्चनर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टर्म मैंने आपको बताई इंस्ट्रूमेंट, ये क्वेश्चनर को कहते हैं। और क्वेश्चनर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं मुख्तलिफ, वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। उन ग्रुप्स को हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट्स, और जो इंडिविजुअल क्वेश्चन होता है उसको हम कहते हैं आइटम। तो बेसिकली तीन चीज़ें आपके क्वेश्चनर में पीछे से जो आप पढ़ते आए हैं वो तीन चीज़ों की शक्ल में सामने आती हैं। एक आपका इंस्ट्रूमेंट, फिर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंस्ट्रक्ट को कह लें ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस एक एक वेरिएबल के बारे में, और फिर हर कंस्ट्रक्ट के अंदर इंडिविजुअल क्वेश्चंस, उनको हम कहते हैं आइटम्स। तो आगे मैं जब भी आइटम का वर्ड यूज करूं तो आपने समझना है कि मैं एक सिंगल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट का वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब है कि मैं ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में है। और सारे के सारे कंस्ट्रक्ट मिला के जो हमारा पेपर बनता है, जो कागज बनता है जिसको क्वेश्चनर कहते हैं, उसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब ये तीन चीजें या ये तीन टर्म्स, दिस इज द हार्ट ऑफ योर रिसर्च। लेकिन आपने इसके ऊपर नीचे भी कुछ इब्तिदाइया और कुछ इख्तितामिया लगाना होता है ताकि आपके ऑडियंस को पता चले कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो उस पूरी चीज को फिर हम क्वेश्चनर कहते हैं। कुछ क्वेश्चनर बनाने से पहले कुछ टिप्स हैं जो मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, आपने जहन में रखनी है। और ये वो चीज़ें जिनके बारे में आपको कह रहा था कि डिलीजेंस बहुत ज़रूरी है, डिटेल में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपने हमेशा जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज़ है कि डू नॉट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। ज़्यादातर MS टॉपिक्स में तो तकरीबन 100%, और PhD टॉपिक्स में भी, क्योंकि PhD के टॉपिक्स डिवाइडेड होते हैं आगे सब, आप ये समझ लें कि 7-8 लोगों के MS की रिसर्च इकट्ठी हो जाए तो PhD की रिसर्च की शक्ल बन जाती है। तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे ऑलरेडी कोई ना कोई रिसर्च कर चुका होता है। तो स्मार्ट तरीका ये है कि आप उसको ढूंढें कि वो कौन बंदा है जिसने मेरे टॉपिक पे पहले से रिसर्च की है।
वो हो सकता, वो डेफिनेटली आपके कॉन्टेक्स्ट उससे डिफरेंट होगा, वरना तो फिर आपकी रिसर्च वैलिड नहीं होगी। लेकिन आपकी रिसर्च वैलिड होती है और वो उसने किसी और एरिया में, किसी और एरिया का मतलब कि फिजिकली किसी दुनिया के किसी मुल्क में, या किसी और एरिया में मतलब कि किसी और सब्जेक्ट में, टॉपिक में किया होता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है जो आपका है। तो उसका क्वेश्चनर आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। आप उसी का क्वेश्चनर ले लें और उसको, अगर वो ऐसा है कि आप उसको एज इज इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हू बहू वही क्वेश्चन इस्तेमाल कर लें। फिर आपको ना वैलिडिटी प्रूव करनी पड़ेगी ना रिलायबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड क्वेश्चनर है जिस पे पब्लिकेशन हो चुकी है। तो कोई एक्सपेक्ट आपको ये नहीं कहेगा कि वैलिड है या नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि एज इज इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि चूंकि कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं जिसका आपकी रिसर्च से ताल्लुक नहीं होता, वो चाहे एक दो भी हों, 20 में से, 50 में से। तो फिर आपको अपने क्वेश्चनर को पहले टेस्ट करना पड़ता है, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। लेकिन कोशिश करें कि आपको अगर मिल सकता है किसी और रिसर्च में एज अ क्वेश्चनर जो रेलेवेंट है आपसे, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर है जी, कीप इट क्लियर, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। क्लियर का मतलब लैंग्वेज क्लियर, यानी लैंग्वेज ऐसी ना हो कि ये कोई आपका अंग्रेजी का मुकाबला तो होता नहीं है कि आपने किसी को इम्प्रेस करना है कि मैंने बहुत अच्छे वर्ड्स लिख दिए हैं। आइडिया ये होता है कि आप बड़ी बड़ी ही सिंप्लिसिटी से उससे पूछ लें जो आप पूछना चाहते हैं। शॉर्ट का मतलब है कि लंबी चीज़ें होंगी तो लोग नहीं फिर आपको जवाब देते, वो कहते हैं जो अच्छे बेचारे जवाब देना भी चाहते हैं तो वो आप टैग करके या कोई फ्लैग लगा के आपकी ईमेल को तो फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं कि जब टाइम मिलेगा तो कर लूँगा। तो टाइम पता है आपको बड़े मुश्किल से मिलता है लोगों को। और फिर शॉर्ट, सॉरी, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब कि कभी कभी, बल्कि कभी कभी नहीं, काफ़ी दफ़ा लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि अब मैं क्वेश्चनर बना ही रहा हूँ तो ये फलानी चीज़ भी पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि उससे ऐसा ना हो कि बाद में ज़रूरत पड़ जाए। तो उस टेंडेंसी से ज़रा गुरेज करें, अपने वेरिएबल्स पे फोकस्ड रहें और टू द पॉइंट रहें। एक्स्ट्रा चीज़ें ना पूछें, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें ना सिर्फ आपके क्वेश्चनर को बड़ा कर देंगी, वाइंडिंग कर देंगी, यानी जवाब देने वाला भी सोच रहा होगा यार ये चीज़ कहाँ से आ गई, और अल्टीमेटली चूंकि आपके वेरिएबल में नहीं है तो आपके काम भी नहीं आएगी। अगली कुछ टिप्स हैं जी। ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस मैटर। ये नहीं है कि जो चीज़ मर्जी पहले लिख दी, जो चीज़ मर्जी बाद में लिख दी। जो आपके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आपको चाहिए, उसको सबसे पहले पूछें, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपके रिस्पोंडेंट का इंटरेस्ट लूज होता है आपके क्वेश्चनर के दौरान, तो वो कम से कम जो आपके इम्पोर्टेंट सवाल थे उनके जवाब दे चुका हो सही तरीके से। अगर उस वो 5-7 मिनट बाद वो सोचता है कि चलो यार अब मैं टिक करना शुरू कर देता हूँ जो भी जवाब है, तो उस वक्त तक वो इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब दे चुका हो। फिर ये अगला जो पॉइंट है, ऑलवेज प्रूफ रीड, इंक्लूड अ टाइटल, मेक श्योर इट लुक्स प्रोफेशनल। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रूफ रीडिंग बार बार करें अपने क्वेश्चनर को फाइनलाइज करने से पहले, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इंग्लिश में क्वेश्चनर्स बनाते हैं, इंग्लिश हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है। तो जो कहीं हमसे इंग्लिश सीखने की गलती हुई होती है बचपन में, वो हमें नहीं पता होती, वो हमारी हमारी वर्नाकुलर का पार्ट बन चुकी होती है। हमें लगता है कि हम ठीक बोल रहे हैं, तो वो किसी और के सामने जाती है तो उसको समझ आती है कि हाँ नहीं, ये इसने गलत लिखा हुआ है, इसका ये मतलब तो नहीं है जो ये कहना चाह रहा है। तो खुद प्रूफ रीड करें, और आपका कोई दोस्त है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में अच्छा है, जो गलतियाँ अच्छी निकाल सकता है आपकी, तो उससे भी ज़रूर प्रूफ रीड करवाएं। बेसिक आइडिया ये है कि आपके क्वेश्चनर जो बंदा पढ़ रहा है वो उन सबको एक ही बात समझ आए और ठीक समझ आए। तो और अपने क्वेश्चनर को उसकी शक्ल ऐसी ओवरऑल होनी चाहिए कि लगे कि किसी प्रोफेशनल तरीके से इसको बनाया गया और किसी सीरियस बंदे ने भेजा है। ये कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो कोई फजूल में कर रहा है, क्योंकि किसी के जहन में ये आएगा कि ये लूज क्वेश्चनर है, यानी ये समझें कि आपने पहले सेंटेंस में ही स्पेलिंग्स और ग्रामर की गलती कर दी, तो रीडर फिर कभी भी उसको सीरियस नहीं लेता है। वो कहता है यार लगता है इस बंदे को चाहिए नहीं है, इसलिए इसने ज़्यादा काम ही नहीं लगाया है कि स्पेलिंग भी ठीक कर ले। तो प्रोफेशनल रखें, एक टाइटल रखें ऊपर, और प्रूफ रीड करें। अब जो अच्छे क्वेश्चनर होते हैं उनके 3 गोल होते हैं, वो चाहते हैं कि 3 काम अचीव हो जाएं। पहला है
It measures the underlying concept it is intended to tap. जो पिछले सेशन में हमने कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस लिखी थी ना अपने वेरिएबल्स की, ये उसकी बात हो रही है कि जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन एक दो सेंटेंसेस की, 2-3 सेंटेंसेस की डेफिनेशन थी और उसको हमने कन्वर्ट किया था वेरिएबल, एक दो वर्ड्स में। तो होता क्या है कि इस कन्वर्जन में कॉन्टेक्स्ट लूज होने का खतरा होता है। वली अपना प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। इसमें क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट लूज होने का खतरा होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को वापस रीगेन करने के लिए जो कि कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन में आपने बनाया था, जरूर ये आपके क्वेश्चनर का गोल होना चाहिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट को मेजर करें, वो आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। दूसरी चीज, इट डजंट मेजर अदर कॉन्सेप्ट्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि टू द पॉइंट रहें, कोई इधर उधर की चीजें मेजर करने की कोशिश ना करें। और फाइनली इट मीन्स द सेम थिंग टू एवरीबडी, हर रिस्पोंडेंट को एक ही बात समझ आए। ये 3 गोल्स आपके हमेशा होने चाहिए क्वेश्चनर बनाते हुए। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या करना है, ये कुछ चीजें हैं जो आपने करनी है। सबसे पहली है अवॉइड टेक्निकल टर्म्स एंड जार्गन्स। अगर आपके रिस्पोंडेंट्स को आपके ख्याल में कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होंगी तो उसको या तो इस्तेमाल ही ना करें, और अगर बहुत ज़रूरी है करना तो उसको फिर आगे डिफाइन करें कि इस टेक्निकल टर्म का मतलब क्या है, कोशिश करें ना ही इस्तेमाल करें। अवॉइड वेग और इम्प्रेसाइज टर्म्स, ऐसी कोई फ्रेज या टर्म इस्तेमाल ना करें जिसका मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मतलब निकाल सकते हों। डिफाइन थिंग्स वेरी स्पेसिफिकली, आपको जो एग्जैक्ट आपको पर्टिकुलर मतलब आप उसका लेना चाहते हैं, जब डिफाइन करने की ज़रूरत पड़े तो वो वाला डिफाइन करें और क्लैरिटी हो। यानी हमने जैसे 2 क्लासेस पहले बात की थी ना कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें हाई, लो या मीडियम ऑप्शन दे देते हैं, तो ये इससे कोई भी बंदा कोई भी मतलब ले सकता है। तो स्पेसिफिक हो, 10,000 से 20,000, 24 से 30, बी वेरी स्पेसिफिक, बजाय इसके के नॉन स्पेसिफिक लफ्ज इस्तेमाल करें। अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब जस्ट वही बेसिक रूल कि हमारा मकसद किसी को अपनी अंग्रेजी से इम्प्रेस करना नहीं है कि मैं अच्छे सेंटेंस बना सकता हूँ, लंबे चौड़े सेंटेंस बना सकता हूँ। हमारा मकसद है कि हम आसान सी लैंग्वेज में उनसे पूछ लें चीज़ और उनको भी समझ आ जाए और वो मेरा जवाब भी दे दें। तो छोटे सेंटेंस और कम सिलेबे वाले सेंटेंस, एक हाइफन लगा के दूसरा शुरू करना, वैसे नहीं करना चाहिए। अगर लंबा हो रहा है तो 2 सेंटेंसेस में, 2 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दें, कॉम्प्लेक्स ना रखें उसको। प्रोवाइड रेफरेंस फ्रेम्स। रेफरेंस फ्रेम्स का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं कि जिसमें आप कुछ और पूछना चाहते हैं और जो आपका रिस्पोंडेंट होता है उसका कुछ और मतलब उसको समझ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपसे पूछूं कि आप लोग को मेंटल एंजाइटी होती है या नहीं होती, तो हो सकता है कोई बंदा इसको कोरोना से रिलेट कर ले कि आजकल जो लॉकडाउन हुआ है उससे मुझे मेंटल एंजाइटी होती है या नहीं होती। हो सकता है एक और बंदा ये सोचे कि ये जनरली पूछ रहा है कि मुझे होती है या नहीं होती, और तीसरा बंदा शायद उसको अपनी पूरी लाइफ पे ले जाए। चौथा बंदा शायद कहे कि इस हफ्ते के बारे में बात हो रही है क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है। तो क्लियरली पूछें, रेफरेंस फ्रेम बता के कि क्या जब से कोरोना शुरू हुआ है आपको एंजाइटी हो रही है या नहीं हो रही। अगला है जी, मेक श्योर स्केल्स आर ऑर्डिनल। अगेन वही बात के जहाँ पे ऑर्डर चाहिए स्केल्स के अंदर, वहाँ पे मेक श्योर कि उसके अंदर ऑर्डर होना चाहिए। वो बड़ा अनप्रोफेशनल लगता है कि आप बात पूछ रहे हैं और ऑर्डर उसका गलत है। फिर अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चंस। डबल बैरल क्वेश्चंस का जनरली मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछना। तो एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें ना पूछें, एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछें। आंसर चॉइसेस शुड एंटिसिपेट ऑल पॉसिबिलिटीज। अब कुछ ऐसा होता है
ऐसा होता है कि आपने जो ऑप्शंस दी होती हैं जवाब देने के लिए रिस्पोंडेंट्स को, उनमें से कोई ऐसे भी रिस्पोंडेंट हो सकते हैं जिनको एक भी ऑप्शन एप्लीकेबल ना हो। तो इस तरह की ऑप्शन जरूर रखा करें, जैसे आई डोंट नो, नॉट एप्लीकेबल टू मी, इस तरह की चीज़ जहाँ पे आपको लगता है कि कोई रिस्पोंडेंट हो सकता है जो जिसको एप्लीकेबल नहीं है मेरी ऑप्शंस, तो इस तरह की ऑप्शंस दे दिया करें। इसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि हम सवाल पूछते हैं यस और नो जिसका जवाब होता है, तो जो नो कर दे उसको फिर अगले 4 सवाल एप्लीकेबल ही नहीं होते। तो उसको भी बड़ी क्लैरिटी से लिखें कि इफ नो स्किप टू क्वेश्चन नंबर सो एंड सो। तो इस चीज़ को आंसर चॉइसेस में हमेशा क्लैरिटी से आपके रिस्पोंडेंट को नजर आना चाहिए कि अगले 4 अब मैंने जवाब नहीं देने, क्योंकि अगले 4 जब वो ऊपर उसने नो कर दिया और अगले 4 वो देखेगा कि वो भी उसने देने ही देने हैं, तो फिर वो आपके क्वेश्चनर को सीरियस नहीं लेगा। कि स्पेशली ये ट्रू होता है जो क्वेश्चनर्स इंटरनेट पे फ्लोट किए जाते हैं, जैसे सर्वे मंकी वगैरह या गूगल क्वेश्चंस के किसी और इस तरह के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वो अगर आपने उसकी ऑप्शन ऐसी रखी हुई है कि आगे ना जाने देना जब तक ये जवाब ना दे, तो वो फिर जवाब दे ही नहीं सकेगा और बंद कर देगा अपने ब्राउज़र को। फिर आगे जी, अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग लीडिंग इमोशनल और एवोकेटिव लैंग्वेज। ऐसी चीज़ अनलेस के कोई आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं जो है ही इमोशंस के बारे में, जो है ही किसी के जज्बात जानने के बारे में है, तो आप कभी भी इस तरह के सवाल ना पूछें जिससे किसी के कोई इमोशंस एवोक हों, कोई उसकी कोई ऐसी चीज़ उसकी पर्सनैलिटी के सामने आए जो नॉर्मली सामने नहीं आती है। Ask one question at a time. Avoid personal questions. Include options such as I don't know or not applicable. तो ये कुछ चीज़ें थी जी जो आपने क्वेश्चनर बनाते हुए हमेशा ज़हन में रखनी है। अब ये 3 स्टेप्स हैं जो आपने क्वेश्चनर बनाते हुए करना है। सबसे पहला, क्लियरली आइडेंटिफाई द मेजर एरियाज यू वांट टू नो अबाउट। अभी हम चूंकि पिछली सारे काम पे बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको समझने में आसानी हो रही होगी कि हमने वेरिएबल्स ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं। 4, 5, 3, 2 जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको क्लियरली लिख लें कि मेरे अब ये वेरिएबल है जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, उनको हम कंस्ट्रक्ट कहेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है कि वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स अगर आपका सिंपल रिसर्च है तो तकरीबन इंटरचेंजेबल चीज़ें, आपका वेरिएबल ही आपका कंस्ट्रक्ट होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आपने वेरिएबल लिखते हुए जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन थी उसका कोई एसेंस लूज कर दिया है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर आपको शायद एक वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीपल कॉन्स्ट्रक्ट बनाने पड़े, या एक कॉन्स्ट्रक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीपल वेरिएबल बनाने पड़े। तो इट इज़ अ गुड टाइम कि आप दोबारा जाके अपने कॉन्स्ट्रक्ट्स को रिविजिट करें और उसमें जो आपने डेफिनेशन रखी थी, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, उसको एक दफ़ा फिर से पढ़ें। जब आपने कॉन्स्ट्रक्ट्स का फैसला कर लिया, फिर आपने फैसला करना है कि हर कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर मैं कितने सवाल पूछना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक कॉन्स्ट्रक्ट था कि फाइनेंशियल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, तो उसमें आप क्या क्या जानना चाहते हैं। हो सकता है कि आप 3 चीज़ें जानना चाहें तो आपको पूरी बात समझ आ जाए। आप उसकी मंथली इनकम जानना चाहें, उसके मंथली खर्चे जानना चाहें, उसकी स्पेरेबल मनी जानना चाहें, यानी वो कितने पैसे उसके पास बचते हैं कि वो वेकेशंस कर सके, वो अपनी मर्जी की कोई चीज़ खरीद सके, या वो किसी की हेल्प करना चाहता है तो हेल्प कर सके। एक और बंदा होगा तो वो शायद जो मैंने ये जो स्पेरेबल इनकम की बात की है उसको डिवाइड करना चाहे वो 4 चीज़ों में, तो वो फैसला करेगा कि मैं इस कॉन्स्ट्रक्ट को 7 सवालों में मेजर करूंगा। तो आपने फैसला करना है यहाँ पे कि जो आपका कॉन्स्ट्रक्ट है, पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्ट, उसको आप कितने सवालों में मेजर करना चाहते हैं। और जब आपने ये कर लिया, फिर थॉटफुली वर्ड ईच क्वेश्चन, पीछे जो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी उनको जहन में रखते हुए एक एक सवाल को फिर लिखना शुरू कर दें। आपका जो क्वेश्चनर है उसके स्ट्रक्चर में ये जो आपके सामने 7 चीज़ें लिखी हुई हैं,
ये होनी चाहिए। टाइटल देने के बाद यानी ऊपर हेडिंग देने के बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अब इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है, या इंट्रोडक्शन का आइडिया क्या है, आप क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? इसलिए कि एक तो ऑब्वियसली सीरियसनेस आपको पता चलेगी, दूसरा इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप कनेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट के साथ। फॉर एग्जांपल आप लोग सारे इंजीनियर हैं, तो आप और फ़र्ज़ करें आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर हैं, तो जब आपके सामने कोई बंदा कहेगा ना कि आई एम अ सिविल इंजीनियर, तो अगर आप पहले जवाब नहीं भी देना चाहते तो 5% आपका दिल करेगा चलो यार इसको जवाब दे देता हूँ, ये तो मेरे ही कबीले से। या आप उसके बाद आप उसको कहेंगे कि मैं यूईटी सो एंड सो से हूँ, तो वो शायद मज़ीद कहे कि हाँ मैं इसका जवाब दे देता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैवियट है, ख़तरा है। ख़तरा ये है कि अगर वो ना हुआ तो फिर ऑब्वियसली वो ये चीज़ ऑपोजिट तरीके पे काम करेगी। तो अपना एक इंट्रोडक्शन रख करें जिसके अंदर अगर आपको लगता है कि आपके रिस्पोंडेंट्स आप जैसे हैं तो अपने बारे में ज़्यादा बताएं, और इसमें अपनी क्रेडेंशियल्स भी बताएं तो ज़रा फ़ायदा होता है। यानी अपनी क्वालिफिकेशंस या वो कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं वो बताएंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा लाइकली है कि वो आपको जवाब दे दे। फिर अगला पार्ट है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द क्वेश्चनर। आप ये क्वेश्चनर क्यों बनाया आपने और लोगों से क्यों रिसर्च कर रहे हैं, तो ये भी एक सेक्शन होता है जिसमें आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रिसर्च इस नेचर की है कि जिसमें कोई सोशल फ़ायदा हो रहा है, कोई कल्चरल फ़ायदा हो रहा है, कोई गरीबों का फ़ायदा हो रहा है, बच्चों का फ़ायदा हो रहा है, इन्वायरमेंट का फ़ायदा हो रहा है, तो वो चीज़ वहाँ पे लिखें तो हो सकता है कि आपका रिस्पोंडेंट आपसे कनेक्ट करे और वो ज़्यादा लाइकली है कि आपको जवाब दे। अगला सेक्शन है रिवील व्हाट विल हैपन टू योर कलेक्टेड डेटा। इसके अंदर कंसर्न होता है प्राइवेसी का, लोगों को डर होता है कि मेरा डेटा पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाएगा। तो इस सेक्शन में बड़ा क्लियरली लिखना है आपने कि जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो किस तरह इस्तेमाल होगा, इनका नाम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो किस शक्ल में आएगा, वगैरह वगैरह। फिर है एस्टिमेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द क्वेश्चनर। अब ये बताना यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब कोई बंदा क्वेश्चनर खोलता है ना तो उसके जहन में एक डर लगा होता है कि यार मैंने 15 मिनट बाद टी ब्रेक पे जाना है, चाय पीने जाना है, बॉस से मिलने जाना है, पेट्रोल डलवाने जाना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत लंबा है। तो यहाँ पे आप उसको एक पीस ऑफ माइंड दे देते हैं कि आपके 5-7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या जो भी टाइम है वो यहाँ पे लिख दें। लेकिन जहन में रखें कि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना अनलाइकली है कि एक एवरेज रिस्पोंडेंट आपके क्वेश्चनर का जवाब देना पसंद करेगा। तो छोटा टाइम रखें और उसको बताएं कि इतना टाइम है। फिर डिस्क्राइब एनी इंसेंटिव्स इन्वॉल्व्ड। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? जो फंडेड रिसर्चेज होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस की पानी के बारे में यानी एक्सेस टू वाटर के बारे में और इस तरह की रिसर्चेज, वो नॉर्मली रिस्पोंडेंट्स को कुछ पैसे भी देते हैं या कोई छोटा सा गिफ्ट भी देते हैं। इसी तरह जो फंडेड रिसर्चेज होती हैं, कनाडा के डेट स्वैप प्रोजेक्ट्स वगैरह इस तरह करते हैं कि वो सरकारी लोगों से, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से फ़र्ज़ करें कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कोई जवाब देने के कुछ पैसे देते हैं, वो वगैरह वगैरह, यानी इंसेंटिव होता है कोई ना कोई। लेकिन अगर आपकी फंडेड रिसर्च नहीं भी है तो कुछ इंसेंटिव हैं जो आप दे ही सकते हैं। जैसे आप उनको कह सकते हैं कि मैं आपको अपने रिसर्च पेपर की एक फाइंडिंग्स की एक कॉपी भेजूंगा, या कम से कम आप उनको ये कह सकते हैं कि अगर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है और कम रिस्पोंडेंट्स हैं कि मैं आपको क्रेडिट्स में मेंशन करूंगा, आपका नाम लिखूंगा कि यू आर सो काइंड कि आपने मुझे डिटेल में जवाब दिया। तो अगर कोई इंसेंटिव है तो ज़रूर लिखें यहाँ पे और उनको बताएं कि उनको ये फ़ायदा होगा। और जो इंसेंटिव है वो ऐसा भी हो सकता है कि इंटेंजिबल हो। जैसे आप ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में फ़र्ज़ करें रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको आप ये भी इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि आपकी कंट्रीब्यूशन होगी इतने बड़े कॉज की तरफ के हम इस
ये जो हमारी रिसर्च है इसके आखिर में हम गवर्नमेंट को ये बताएंगे, गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशंस देंगे, हम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लिए एसओपीज इसके बेसिस पे बन सकती हैं। तो इंटेंजिबल इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं और टेंजिबल भी हो सकते हैं। उसके बाद है जी इंक्लूड योर आइटम्स कंस्ट्रक्ट वाइज, यानी जो आपने मेन हार्ट ऑफ योर क्वेश्चनर था, जो आप जानना चाहते हैं, अब वो लिखें यहाँ पे, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और जो हमने पिछली स्लाइड पे देखा, पिछली कुछ स्लाइडों पे। और फाइनली थैंक यू रिस्पोंडेंट्स, आखिर में उनका शुक्रिया अदा करें। तो ये था जी थियोरेटिकल पार्ट या लर्निंग पार्ट अबाउट क्वेश्चनर्स। अब हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को देखेंगे। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को देखेंगे। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर आ रही है। अच्छा, मेरी स्क्रीन से समहाउ वो गायब हो गया है, स्लाइड को नेविगेट करने वाला जो टूल होता है वो गायब हो गया, तो मैं इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इट्स ओके नाउ जी, ठीक हो गया। अच्छा, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जो किसी भी क्वेश्चनर के पार्ट्स को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इनसे ये पता लगता है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं या आपके सवालों के ग्रुप या आपका क्वेश्चनर, इसकी क्वालिटी क्या है। वैसे तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये रिलेटेड भी हैं काफ़ी हद तक। ये समझें कि आप को रिलायबल होंगे तो वैलिड होगा आपका क्वेश्चनर, लेकिन ये भी हो सकता है कि रिलायबल हो लेकिन वैलिड ना हो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, और ये जानने के लिए मैं आपकी हाइट मेजर करना शुरू कर दूँ, तो मैं या मेरा क्वेश्चनर जो है वो रिलायबल तो होगा। रिलायबल क्यों होगा? क्योंकि मैं जब भी आपकी हाइट मेजर करूंगा मुझे वो वही हाइट देगा, तो रिलायबल क्वेश्चनर है। लेकिन वैलिड नहीं है, क्योंकि हाइट से तो इंटेलिजेंस नहीं पता लगती है ना। तो हो सकता है कि आप रिलायबल हों लेकिन वैलिड ना हो। तो इसी से आप डेफिनेशंस आपको समझ आ गई होंगी कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि यू आर गेटिंग कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी जब भी मैं ये सवाल पूछूंगा तो मुझे मोर और लेस यही जवाब मिलेगा। रिलायबल होना, अब आप पीछे जो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की तो उनको रिकॉल करें, तो ये इस तरह की कन्फ्यूजन्स के मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बात ना समझ आ जाए, वो नहीं होती उस क्वेश्चनर में जो रिलायबल होता है। और वैलिड क्या होता है? वैलिड वो होता है कि वो वही चीज़ मेजर कर रहा होता है जो वो मेजर करना चाहता है। यानी अगर मैं आपकी इमोशनल वेलबींग मेजर करना चाहता हूँ तो मुझे इमोशनल क्वोशंट से यूज़ करने हैं, मैं कोई और क्वोशंट यूज़ नहीं करूँगा। और भी करूँगा तो जवाब तो एक ही जैसा आएगा, तो लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। अब वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को देखने के मुख्तलिफ उसके सब पार्ट्स होते हैं, यानी कि उसकी टाइप्स होती हैं, लेकिन उन पे जाने से पहले ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने फैसला करना है कि आप कौन कौन से टाइप्स या कौन कौन से टेस्ट्स करेंगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को प्रूव करने के लिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे 10-15 टेस्ट, तो आपने उनमें से फैसला करना है कि आपने कौन कौन से करने हैं अपने क्वेश्चनर के बारे में। जब आप कर लें फैसला, फिर आपने एक पायलट स्टडी करनी है। पायलट स्टडी का मतलब होता है कि आप एक छोटा साइज रिस्पोंडेंट्स का उनको ये क्वेश्चनर भेजें, उन
क्वेश्चनर्स के जवाब को एनालाइज करें और देखें कि वही वाले टेस्ट उन पे कंडक्ट करें और देखें कि आपके क्वेश्चनर्स रिलायबल और वैलिड हैं या नहीं। अगर हैं तो गुड इनफ, आप अपनी रिसर्च शुरू कर दें, क्वेश्चनर्स लोगों को भेज दें। नहीं है तो जो प्रॉब्लम सामने आई है उसको ठीक करें और फिर दोबारा पायलट टेस्ट करें, और जब ठीक रिजल्ट जब तक नहीं आते तब तक ये करें, और जब ठीक आ जाए तो लोगों को भेज दें। अब यहाँ पे एक सवाल आता है नॉर्मली आपके सामने कि मैं कितने लोगों को भेजूं पायलट टेस्ट के लिए। इसका आपको कहीं जवाब नहीं मिलेगा कहीं किताबों में, या डेफिनेटिव जवाब आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन आइडिया ये है कि आप कुछ क्वेश्चनर ऐसे होते हैं जिनको आप ऐसे लोगों को भेजते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं आपके एरिया में, जो जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं उसके एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो आपकी लैंग्वेज को भी बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं पायलट टेस्ट की। अब मैं आपको गलतियां बता सकते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हुए सही ऑप्शन भी चूज करते हैं जिससे आप उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी देख सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने ये देखा है कि प्रोफेसर्स इस चीज़ पे इतना तवज्जो नहीं देते, यानी इस चीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं देते। वो कहते हैं ठीक है 10 व्यू तो काफ़ी है, लेकिन इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं कि किन लोगों को भेजा था। कहीं वो लोग बिल्कुल ही रैंडम और ऐसे तो नहीं है जिनको इस इशू का नॉलेज ही नहीं है। तो 8-10 लोग भी काफ़ी होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो एक्सपर्ट्स हों, उनको इस इशू का नॉलेज हो। तो इस बैकग्राउंड के साथ ये देखते हैं कि पहले वैलिडिटी क्या है और फिर वैलिडिटी की क्या टाइप्स हैं और फिर रिलायबिलिटी की क्या क्या टाइप्स हैं। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन उसको जनरली हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं और दूसरे को इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है कि आपका क्वेश्चनर का जो रिजल्ट होगा वो किस हद तक जनरलाइजेबल है। जनरलाइजेबल का मतलब है कि मैंने पिंडी के बारे में रिसर्च की, तो क्या वो फिर गुजर खान पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ और जेलम पे भी अप्लाई कर सकता हूँ और गुजरांवाला पे भी और लाहौर पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, या आगे इंडिया में भी जा सकता हूँ। इसको कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी, कि एक जगह पे कर ली और फिर मजीद आगे अप्लाई। इट इज ट्रू फॉर बिगर पॉपुलेशन। इसको कहते हैं जनरलाइज एक्सटर्नल वैलिडिटी। और इंटरनल वैलिडिटी ये होती है कि आपकी स्टडी जो है वो एक सिंगल एक्सप्लेनेशन प्रोड्यूस करे वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स के बारे में। यानी एरो अगर लेफ्ट से राइट जा रहा था आपके डायग्राम में, तो आपकी स्टडी इसी लेफ्ट टू राइट को प्रूव करे। ऐसा ना हो कि कोई पार्ट कह रहा हो कि लेफ्ट टू राइट और दूसरा पार्ट सजेस्ट कर रहा हो कि राइट टू लेफ्ट। तो अगर वो वाली कंफ्यूजन होगी, क्लियर डायरेक्शन नहीं पता चलेगी वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की, तो इंटरनली वैलिड नहीं होगा आपका क्वेश्चनर। अब देखते हैं इसकी टाइप्स। जी, वैलिडिटी की बहुत सारी टाइप्स हैं, इस डायग्राम में समराइज्ड हैं। इनको अगली स्लाइड्स पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहला है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है कि आप तक मोर और लेस आपके ही टाइम फ्रेम में किसी और ने रिसर्च की जो कि मोर और लेस आप ही जैसा है, यानी आप ही के उसके क्राइटेरिया मोर और लेस वही हैं जो आपके हैं। तो अगर आपके जवाब भी वैसे ही हैं जैसे उसके जवाब थे, तो इसका मतलब है कि आपके पास क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में कंकरेंट वैलिडिटी मौजूद है। यानी मोर और लेस इसी टाइम में एक और रिसर्च भी थी जो मोर और लेस इसी तरह की थी, देखें उसके भी वही जवाब आए हैं जो मेरे आए हैं। तो ये कंकरेंट वैलिडिटी होती है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ये होती है कि आप किसी फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इसी तरह के क्वेश्चनर को वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपके
मैं आपके रिसर्च करता हूँ कि आप लोगों में से आप लोग कितने एक्टिव हैं क्लास में, पार्टिसिपेशन में, और असाइनमेंट्स में कितने अच्छे नंबर लेते हैं। तो अब इसके जो जवाब आए मेरे पास ना कि ये मिस्टर ए बी सी, मैडम ए बी सी टॉप पे आए थे, तो अब इन्हीं मैडम ए बी सी, मिस्टर ए बी सी के फाइनल ग्रेड भी अच्छे आने चाहिए। इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कि मैंने जो आज रिसर्च कर ली ये फिर फ्यूचर किस में वैलिड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि ये लोग बहुत अच्छे थे रिसर्च में, असाइनमेंट्स में, क्लास की अटेंडेंस में, क्लास की पार्टिसिपेशन में, और आखिर में ग्रेड उनका डी हो, तो ये फिर मेरी जो रिसर्च होगी वो उसमें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी नहीं होगी। तो फिर है जी कंटेंट और कंस्ट्रक्ट रिलेटेड वैलिडिटी, यानी उसके अंदर जो आपका कंटेंट है और आपके कंस्ट्रक्ट्स। इसमें काफी सारे टाइप्स हैं। पहली है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब सिर्फ ये होता है कि कोई एक्सपर्ट आपकी क्वेश्चनर को देखे और कहे हाँ ये ठीक है, आपके टॉपिक में जो आप मेजर करना चाह रहे हैं वो इन सवालों से मेजर हो रहा है। इसको कहते हैं फेस वैलिडिटी। और जनरली ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वैलिडिटीज जो मेरे एक्सपीरियंस में। अगर कोई एक्सपर्ट आपकी बात को इंडोर्स कर देता है, आपकी क्वेश्चनर की क्वालिटी को इंडोर्स कर देता है, तो बहुत बहुत ज़बरदस्त वैलिडिटी समझी जाती है उसको। फिर आइटम वैलिडिटी। अब उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी लाइन पे एक एक सवाल को वैलिड कराना, इसको कहते हैं आइटम वैलिडिटी। और पूरे को वैलिड कराना, यानी पूरे कंटेंट के एरिया को फुल सेट ऑफ आइटम्स से वैलिड कराना, उसको कहते हैं सैम्पलिंग वैलिडिटी। फिर है जी सब्सटेंटिव वैलिडिटी। इसका आइडिया ये होता है कि जो थ्योरी आपके वेरिएबल्स के बारे में जो थ्योरी है वो आपने सारी कवर की हुई है कि नहीं की हुई। जैसे कायदे आज़म के 14 नुकात थे, तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था। तो आपने अगर देखना है उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नमेंट मुस्लिम्स के रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही थी कि नहीं कर रही थी, तो अगर आप उसको रिलेट कर लेंगे कि देखें ये कायदे आज़म के 14 नुकात थे और मैंने इन्हीं पे बेस करके मैंने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, एक एक नुकता एड्रेस हो रहा है, तो ये सब्सटेंटिव वैलिडिटी हो जाएगी कि थियोरेटिकली आप उसको प्रूव कर लेंगे कि देखें थ्योरी ये कहती है कि ये 6 चीजें हैं जिससे मुस्लिम्स के सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, ये 14 चीजें या 20 चीजें, और मैंने सारी की सारी इंक्लूड कर ली है। वो थ्योरी क्या हो सकती है? वो किसी पब्लिश्ड पेपर की आउटकम्स हो सकती हैं, वो किसी किताब में लिखी हो सकती है, या वो किसी एक्सपर्ट, यानी यहाँ पे मैंने कायदे आज़म का नाम इस्तेमाल किया तो कायदे आज़म उस वक्त एक्सपर्ट थे सारी चीज, तो किसी एक्सपर्ट की कोई लिखी हुई चीज हो सकती है उस आपके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। फिर है जी स्ट्रक्चरल वैलिडिटी। पीछे मैंने बात की थ्योरी की, यहाँ पे बात हो रही है लिटरेचर की या थ्योरी की ही, लेकिन साथ साथ प्रोपोर्शनैलिटी भी होनी चाहिए। यानी मैंने कायदे आज़म के 14 नुकात कवर किए, तो क्या सबके लिए 2-2 सवाल बनाए? यानी कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं देखी, बस खाली 2-2 सवाल सबको दे दिए, या हर एक को क्वालिटेटिवली एक्सप्लोर भी किया कि ये पहला पॉइंट जो है इसके 4 सवाल होने चाहिए, दूसरा पॉइंट जो है इसके 6 सवाल होने चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये एक एक्सटेंशन है पिछली चीज की जो हमने पढ़ा, लेकिन उसको प्रोपोर्शनल भी, उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल भी होनी चाहिए। नॉर्मली ये चीज ईएफए में इस्तेमाल होती है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में। ईएफई हमने स्टैट्स के टाइम पे पढ़ा था कि ये रिसर्च जो है ये एक तरह की ईएफई प्रिलिमिनरी रिसर्च होती है, जिसमें आपका मकसद होता है फैक्टर्स तक पहुंचना, यानी जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उन तक पहुंचना। मेरा जो आउटकम ऑफ कंसर्न है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको
स्टूडेंट्स करते हैं, उन तक सही तरीके से पहुंचने के लिए एक जो हम तरीका इख्तियार करते हैं उनमें से एक तरीका EFA है, और EFA में स्ट्रक्चर वैलिडिटी इस्तेमाल होती है। फिर अगला है जी कंपैरेटिव वैलिडिटी। कंपैरेटिव का मतलब है इसको दूसरे रिसर्चर्स के साथ कंपेयर करना। अब इसमें बहुत सारे हैं, मैं क्विकली आपको बताता हूँ तो आपको आइडिया समझ आ जाएगा। कन्वर्जेंट का मतलब है कि आप ही जैसी रिसर्च एक और बंदे की थी और आपके और इसके रिजल्ट एक जैसे हैं, तो कन्वर्ज कर रहे हैं रिजल्ट्स, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी। डाइवर्जेंट क्या होता है कि आपसे ऑपोजिट किसी ने रिसर्च की, यानी मैं नालायकी जानना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की और आप लायकियत जानना चाह रहे हैं, तो हमारी रिसर्च ऑपोजिट हो गई। अब हमारे रिजल्ट भी ऑपोजिट होने चाहिए, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है कन्वर्जेंट टोटली नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट कन्वर्जेंट है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी वो आप एग्जैक्टली कन्वर्जेंट नहीं है, आपकी रिसर्चेस डिस्क्रिमिनेट की जा सकती हैं लेकिन काफी करीब है फिर भी, तो फिर आपके रिजल्ट भी काफी करीब होने चाहिए। और आखिर में प्रेडिक्टिव, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फ्यूचर में कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी रिसर्च के रिजल्ट्स। अगर आप लोग को मैंने जज कर लिया कि आपके क्विजेस भी अच्छे नंबर हैं, इसमें भी अच्छे हैं, तो फिर आपका ग्रेड भी अच्छा आना चाहिए। आउटकम वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं वो ग्राउंड पे भी नजर आ रहे हो, आउटकम भी उनकी वैसे ही हो। यानी मैं अगर फर्ज करें आपको जज करता हूं कि आप इस क्लास के टॉप स्टूडेंट हैं, तो फिर आपके पिछले रिजल्ट भी अच्छे होने चाहिए थे। ऐसा ना हो कि आप मुश्किल से पास होके आए, आगे फेल पास होते होते और यहाँ पे एकदम आप इस क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट प्रूव हो गए। तो ये मुमकिन तो है लेकिन ये एक्सेप्शंस में मुमकिन होता है, और हमने पीछे पढ़ा था अल्फा लेवल पे डिस्कशन करते हुए कि हम एक्सेप्शंस को आउटकम में नहीं कन्वर्ट करते हैं, आउटपुट में नहीं कन्वर्ट करते हैं। हम तो उल्टा कोशिश करते हैं, अच्छी रिसर्च कोशिश करती है कि वो 95% तक भी चीजों को रिजेक्ट कर दे जब तक वो आखिरी 5% को भी प्रूव ना कर रहे हो। जनरलाइजेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कितना ज्यादा अदर पॉपुलेशंस के लिए वैलिड है, इसको हम जनरलाइजेबिलिटी कहते हैं या एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं रिलायबिलिटी को। पहले हमने देखा था वैलिडिटी को, रिलायबिलिटी को। रिलायबिलिटी की यहाँ पर बस 4 टाइप्स हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगी। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब है कि मैंने आपको एक क्वेश्चनर अभी दिया और 3 दिन बाद दोबारा दिया और कोई फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए थे उस इन 3 दिनों के दौरान, तो फिर आपके जवाब एक ही होने चाहिए, टेस्ट रीटेस्ट। 2 बार टेस्ट हुआ, एक 15-20 दिन के फर्क से, फंडामेंटल कोई चेंज नहीं थी, बेसिक्स कोई चेंज नहीं थी, तो जवाब भी एक ही होने चाहिए। इसको कहते हैं हम टेस्ट रीटेस्ट। फिर इसके बाद है जी पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। अब ये क्या होता है कि आप एक ही रिसर्च के 2 क्वेश्चन बना लेते हैं और दोनों के दोनों बिल्कुल आपके हिसाब से ठीक होते हैं। उनमें कहीं पे आप वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कहीं पे आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो दोनों एक ही चीज को प्रूव कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट आपस में कंसिस्टेंट होने चाहिए। इसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। फिर है जी इंटररेटर रिलायबिलिटी। इंटररेटर का मतलब है कि वो लोग जो आपको जवाब दे रहे हैं और वो अपेरेंटली एक जैसे हैं, जवाब देने वाले, उनकी कंडीशंस एक जैसी हैं, तो फिर उनके जवाब भी एक जैसे होने चाहिए। इसको कहते हैं इंटररेटर रिलायबिलिटी। और आखिरी है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। पीछे हमने इंटरनल वैलिडिटी की बात की थी, ये इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। ये बेसिकली वो चीज़ है जिसको आम जुबान में आप लोग कहते हैं क्रॉनबach अल्फा। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन है और एक स्प्लिट हाफ है। ये एवरेज इंटर आइटम जो है ये वो चीज़ है जिसको आप लोग क्रॉनबach अल्फा से मेजर करते हैं। और बेसिकली इनको कैसे करते हैं, मैथमेटिकली कैसे होता है कि आप पेयर्स बनाते हैं आइटम्स के, यानी एक कंस्ट्रक्ट है उसमें 6 सवाल हैं, तो आप सवालों के पेयर बनाते हैं 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 2 3 2 4, इस तरह जितने भी नंबर बनते हैं पेयर्स के वो आप बना लेते हैं।
और उन सब के जो जवाब मिले होते हैं आपको उनका आपस में कोरिलेशन लेते हैं, पेयर्स का कोरिलेशन लेते हैं, और वो कोरिलेशन जो है वो उनको कोरिलेट करना चाहिए। तब आप कहते हैं कि मेरे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी आ गई है, एवरेज आइटम पे या क्रॉनबेक अल्फा मेरा अच्छा है। ये क्यों ऐसा मैथमेटिकली करते हैं? क्योंकि एक कॉन्स्ट्रक्ट के लिए जो आप सवाल पूछ रहे हैं उनको एक दूसरे से रिलेटेड तो होना ही चाहिए ना। फॉर एग्जांपल मैं आपकी इमोशनल वेलबींग जानना चाह रहा हूँ और 6 सवालों से जानना चाह रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक सवाल में पता लग गया कि आप इमोशनली ठीक है और दूसरे में पता लगे नहीं आप तो इमोशनली ठीक नहीं है। तो सबको कंसिस्टेंट होना चाहिए। और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या चीज़ है कि बेसिकली आप एक कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर सवालों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और उन 2 हिस्सों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो उनका भी कोरिलेशन होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो दोनों हिस्से एक ही चीज़ को मेजर कर रहे थे। अब इसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट यूज़ करते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ होता है। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो आपके आइटम्स को स्ट्रेटिफाई कर देंगे, यानी उनके अंदर भी स्ट्रेटा बना देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो स्प्लिट हाफ जितने मुमकिन है स्प्लिट हाफ उतने बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 50 आइटम्स थे आपके कॉन्स्ट्रक्ट में, तो वो पहले 25 और दूसरे 25 का पहले हाफ बनाएंगे, फिर दरमियान वाले 25 और साइड वाले 12.5 का, इस तरह जितने भी हाफ्स मुमकिन है वो बनाएंगे। तो उससे आपके रिलायबिलिटी के स्कोर्स पे भी फर्क आता है, लेकिन इतना फर्क नहीं आता है कि वो रिलायबल या अनरिलायबल का फर्क आ जाए। नंबर्स का फर्क आता है। तो आप जब आपके नंबर्स का फर्क आ रहा हो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में, तो आपने ये समझना है कि ये अंदर से मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स फर्क होते हैं टेस्ट्स के, इसलिए रिजल्ट्स भी फर्क नजर आते हैं। इस तरह ये जो स्प्लिट हाफ बल्कि इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है, क्रॉनबेक अल्फा की जगह आजकल लोग एक कंपोजिट रिलायबिलिटी का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं। कंपोजिट रिलायबिलिटी स्पेशली जो स्मार्ट पीएलएस है वो क्रॉनबेक अल्फा की शायद इसमें ऑप्शन ही अब नहीं रहेगी, वो इसको यूज़ करता है। तो जब आप थोड़ा सा उसकी हेल्प में जाके ना देखेंगे कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या है उस टेस्ट का जो वो कंडक्ट कर रहा है, तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना सा फर्क है मुख्तलिफ टेस्टों के अंदर। तो ये था जी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अब हम अपनी लर्निंग एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे। क्लास कोर्स की जो हमारी एग्जाम्पल है उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा था उसके अंदर 4 कॉन्स्ट्रक्ट थे। ये पहले रो को देखिएगा, कह रही है नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट्स कितने हैं, आगे जवाब लिखा हुआ है 4, दूसरी कॉलम में लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है लिस्ट देम, आगे मैंने 4 को लिस्ट कर दिया, और फिर ये पहली रो की पहली कॉलम में लिखा हुआ है नॉर्मली बट नॉट ऑलवेज द नंबर ऑफ कंस्ट्रक्ट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन योर बॉक्स एंड एरो डायग्राम। वो जो आपने एक तस्वीर बनाई थी जिसको अभी भी मैं वो कॉन्सेप्चुअल डायग्राम या रिसर्च मेथड्स डायग्राम या अभी इसको नाम नहीं दे रहा हूँ मैं, इसको फिलहाल बॉक्स एंड एरो डायग्राम कह लें, उसमें जो बॉक्सेस थे वो आपके कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो बॉक्सेस को तो हमने वेरिएबल के नाम से बनाया था। तो अगर आपका वेरिएबल आपकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन को मुकम्मल ग्रैस्प कर लिया है उसने, फिर ये बराबर होंगे। लेकिन अगर नहीं किया तो हो सकता है कि आपको एक कंस्ट्रक्ट के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स या एक वेरिएबल के लिए मल्टीपल कंस्ट्रक्ट्स इस्तेमाल कर सकें। और ये भी मुमकिन है कि एक के वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट एक दूसरे में क्रॉस हो रहे हों, लेकिन अच्छी रिसर्च वो होती है जिसमें ऐसा ना हो रहा हो, सारे का सारा कॉन्सेप्ट ग्रैस्प हो गया हो वेरिएबल के अंदर। दूसरी रो को देखें, ये दूसरे सवाल का जवाब है या दूसरे स्टेप का जवाब है जो हमने पीछे स्लाइड पे पढ़ा था, हाउ मेनी क्वेश्चंस फॉर ईच कंस्ट्रक्ट। तो मेरा पहला जो कंस्ट्रक्ट था वो सस्टेनिंग अ बिजनेस था, उसके लिए मैंने फैसला किया कि मैं 4 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल है यानी उस रिस्पोंडेंट को ये सवाल नजर आएगा, माय फैमिलीज मंथली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज, अब आगे उसके पास 5 ऑप्शंस हैं। पहला लेस देन 30,000, दूसरा 50 से
100K तक, फिर 100 से 200K तक, ये 30 नहीं होना चाहिए, 50 होना चाहिए पहले ऑप्शन में, फिर 200 से 300 और फिर 300 से ऊपर, इनमें से कोई एक टिक करना है उसने। अब इस सवाल में आप देखें तो कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है जो कोई ऐसा रिस्पॉन्डेंट होगा जिसको कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह दूसरा है माई बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट, इसमें यस और नो में जवाब देना है उसने। फिर सी कह रहा है इफ यस, यानी ऊपर वाले सवाल का जवाब अगर यस है, हाउ लॉन्ग हैज योर बिजनेस बीन इन प्रॉफिट। तो 3 ऑप्शंस हैं, एक 6 महीने से कम, 6 महीने से 1 साल और 1 साल से ऊपर। और चौथा सवाल है माई बिजनेस प्रॉफिट्स मीट माई फैमिलीज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, यस और नो। तो ये 4 सवाल देख के मेरे ख्याल में मुझे समझ आ गई है जो मैंने कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन लिखी थी सस्टेनिंग बिजनेस की। इसी तरह मैं अपने बाकी तीनों जो मेरे कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं उनके भी फैसला कर लूंगा कि मैंने कितने सवाल पूछने हैं और उन सवालों को फ्रेज कर लूंगा। जब ये सारे के सारे कॉन्स्ट्रक्ट के सवाल में फ्रेज कर लूंगा, फिर मैं अपने क्वेश्चनर को स्ट्रक्चर करूंगा, जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखा होगा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज अब्दुल्ला, आई एम एन इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी, डूइंग माय पीएचडी रिसर्च ऑन द टॉपिक ऑफ, जो भी मेरा टॉपिक है। लेकिन उसमें आपने वो एग्जैक्ट टेक्निकल टॉपिक नहीं लिखना, क्योंकि उससे कुछ समझ नहीं आएगी रिस्पोंडेंट को। उस आसान सी जुबान में उसको बताना है कि मैं ख़वातीन के हुकूक में जो ये चीज़ें हैं उनके बारे में पीएचडी कर रहा हूँ, या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में ये वाले फैक्टर्स हैं उन पे कर रहा हूँ, या किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में कर रहा हूँ, जो भी आपका सब्जेक्ट है। Which aims to sensitize the government about the issues being faced by, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एक्सटेंशन लिख दी इसकी। आइडिया ये है कि मैं रिस्पोंडेंट्स को कनेक्ट करूँ कि मैं आपके इश्यूज के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ और मैं इससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हम सेंसिटाइज करेंगे। अगला सेक्शन है पर्पस। द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च इज टू अंडरस्टैंड द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ होम वर्कर्स, ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, so that we can forward a consolidated set of recommendations to government or Supreme Court or any other regulator, जो भी आपकी रिसर्च का एक थीम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आइडिया अगेन वही है कि आप अपने आप को प्रोफेशनल जाहिर करना चाह रहे हैं और आप रिस्पोंडेंट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और क्लियरली आप उसको बताना भी चाह रहे हैं कि मकसद क्या है। फिर है डेटा यूसेज। यहाँ मैंने आपको बताया यहाँ पे लोग प्राइवेसी के बारे में कंसर्न होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डेटा यू शेयर विल बी प्रेजेंटेड इन एग्रीगेट टर्म्स ओनली, यानी कि आपका पर्टिकुलर डेटा कहीं पे नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ एवरेजेस होंगी या मीन या कुछ और मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, आपका पर्टिकुलर डेटा नहीं आएगा। योर नेम, लोकेशन, बिजनेस विल नेवर बी रिवील्ड या विल नेवर बी रिवील्ड टू सो एंड सो। तो यहाँ बेसिकली आपने उनका प्राइवेसी का, डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न एड्रेस करना है। फिर टाइम लोड, दिस क्वेश्चनर विल टेक 10 to 15 मिनट्स टू फिल कम्प्लीटली। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे आप लिखेंगे दिस क्वेश्चनर विल टेक 2 hours या 1 hour and 30 minutes, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि कोई आपके क्वेश्चनर को भरे, स्पेशली अगर कोई इंसेंटिव नहीं है। फिर आगे इंसेंटिव्स, as a token of thanks I will share a booklet with all the respondents that explain various ways to get government funding for so and so। ये PhD रिसर्चेस में बड़ा कॉमन होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप रिस्पोंडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई उनको एक बुकलेट बना के दें जो उनके लिए रियली यूजफुल हो। मे बी वो सप्लायर्स की लिस्ट हो सकती है, मे बी वो गवर्नमेंट से या प्राइवेट बैंकों से जहाँ अच्छे लोन्स अवेलेबल हैं, अच्छी जहाँ इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं, उनकी लिस्ट हो। तो कोई चीज़ जो उनको अट्रैक्ट करे, जो उनके लिए फ़ायदे की हो, वो आप उनको कह सकते हैं कि जो मुझे भर के भेजेंगे उनको ये चीज़ भेजूंगा मैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे अपना क्वेश्चनर जो पीछे आपने बनाया, यानी आपके आइटम्स और कॉन्स्ट्रक्ट्स यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, और आखिर में आप उनको थैंक यू का नोट लिखेंगे। तो इस तरह की एक शक्ल होगी आपके क्वेश्चनर की। अब कौन से वैलिडिटी के टेस्ट करेंगे और कौन से रिलायबिलिटी के टेस्ट करेंगे और क्यों करेंगे, तो मैंने इस लर्निंग एक्सटेंशन वाली एग्जाम्पल के लिए फैसला किया कि मैं फेस वैलिडिटी करूंगा, आइटम वैलिडिटी करूंगा, सब्सटेंटिव वैलिडिटी करूंगा और आउटकम वैलिडिटी करूंगा। फेस वैलिडिटी क्यों करूंगा, ताकि मुझे
एक्सपर्ट्स की एंडोर्समेंट मिल जाए कि मेरे एरियाज के एक्सपर्ट्स ने मेरे क्वेश्चनर को सर्टिफाई कर दिया। इसी तरह आइटम और सब्सटेंटिव से भी यही होगा। आउटकम वैलिडिटी मैं क्यों ये मेरे लिए ज़्यादा जिस जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ उसके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि जो मेरे रिस्पोंडेंट्स हैं वो ख़वातीन हैं जो छोटे बिजनेस कर रही हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू सी कि जो कहेगी मेरी फाइनेंशियल वेलबींग अच्छी है, यानी मैं प्रूव करूंगा कि उसकी मेरे क्वेश्चन से लग रहा होगा कि जवाबों से कि उसकी अच्छी है, तो वो सामने भी नज़र आ रहा होगा, वो बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, उनके पास जो फैसिलिटीज़ होंगी वो अच्छी होंगी। तो आउटकम वैलिडिटी मेरे लिए प्रूव करनी आसान है, इसलिए वो भी मैंने चूज़ कर लिया। रिलायबिलिटी में मैंने टोटल 3 चीज़ें आपको बताई थी, तो उन 3 में से एक ऐसी थी जो कि EFA से रिलेटेड थी, तो वो मैंने फैसला किया कि वो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं EFA कर ही नहीं रहा। बाकी तीनों की तीनों जो हैं वो मैं करूँगा। तो मैंने वाई के में लिखा है कि जितने भी मुझे एप्लीकेबल है मैंने सारे के सारे कर लिए। तो ऑब्वियसली जब आप सब कुछ कर लेते हैं तो फिर आपको ये नहीं बताना होता कि क्यों किया, चूज़ क्यों किया था, क्योंकि चूज़ किया ही नहीं, जितने थे सारे के सारे कर लिए। तो ये जो आज हमने पढ़ा है, इसी की शक्ल में आप लोगों ने अगली असाइनमेंट करनी है, जिसमें आपने सबसे पहले अपने कंस्ट्रक्ट्स आउटलाइन करने हैं और उनके हर एक के आइटम बनाने हैं। फिर आपने अपने क्वेश्चन के सारे सेक्शन पूरे कर लिखने हैं और आखिर में बताना है कि आपने कौन कौन से वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टेस्ट किए हैं, करेंगे आप सैंपल के ऊपर और क्यों करेंगे उन टेस्ट्स को। ये कुछ फर्दर रीडिंग्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी ये चीज़ें पढ़ने में, और कुछ 1-2 स्लाइड्स के नीचे भी मैंने फर्दर रीडिंग्स का लिखा हुआ है, तो वो भी आपको हेल्प करेंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़िएगा। दैट इज़ ऑल आई हैड फॉर टुडे। आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिए।